स्वागत है आपका जीके भाई आर के चैनल पे। देखिए, आज हम करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विश्लेषण। ठीक है। और ये ना आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। टॉपिक वाइज मतलब कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और देखने में भी आसानी होगा। अगर आप इसका नोट्स बना लेते हैं तो पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर वनडे एग्जाम या फिर घाटी सभ्यता से जिस भी पेपर में पूछे जाते हैं ना, वो सब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखेंगे परिचय के साथ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, यानी कि मुख्य रूप से ये प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा 1921 में खोजा गया था। राखालदास बनर्जी ने इसको खोजा था। ठीक है। आगे देखते हैं इसका। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। सिंधु नदी और उसके सहायक नदी वो कहलाती है जो साथ साथ बहती है। ठीक है ना। आसपास उसी के मुहाने में बहती है, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। इसका समय काल लगभग 2500 ईसा पूर्व से है। ठीक है ना। 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है ना। ये बार बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। भौगोलिक विस्तार इसका देखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि खास करके ये भी इम्पोर्टेंट कि भौगोलिक विस्तार आखिर क्या रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। मैं दूसरा टॉपिक में लेकर इसको बता रहा हूँ आपको। देखिए, यह सभ्यता आज के पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत, ठीक है ना, आज का पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत, गुजरात, हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान तक फैली थी। ठीक है ना। कुल मिलाकर ये मतलब देखेंगे आप तो पश्चिमोत्तर भारत में भी देखेंगे इसको, इस सभ्यता को, पाकिस्तान में देखेंगे, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन के रूप में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी से जुड़ी नहीं रही है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, कुल मिलाकर 1400 से अधिक स्थल की खोज पहचान की गई है, जिसमें से करीब 100 प्रमुख है। 1400 स्थल खोजा गया है। ठीक है ना, जिसमें से 100 प्रमुख, यानी कि 100 प्रमुख रूप से माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित थी। ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट। देखेंगे कि प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। ठीक है ना, कि प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं मतलब कैसे मानी जाती है कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल रहा होगा या फिर है। देखेंगे इसके पीछे का लॉजिक। हड़प्पा पाकिस्तान, अनाज, कोठार और मृतकों को दफनाने की विधियाँ। ठीक है ना। हड़प्पा वैसे नाम ही है कि मतलब जहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता है उसी को हड़प्पा बोला जाता है। मोहनजोदड़ो देखेंगे तो बाग बाद बाद सॉरी ग्रेट्स बाग, विशाल स्नानागार मतलब आज के जैसे हम देखते हैं ना, जिसको स्विमिंग पूल बोल देते हैं, वैसा ही स्नानागार। समुद्र नगर योजना, समुद्र यहाँ पे समृद्ध होगा। ठीक है ना, समृद्ध नगर योजना। फिर देखेंगे धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। जल संचलन प्रणाली और नगर की तृतीय योजना। ठीक है ना, जल संचरण प्रणाली और नगर की तृतीय योजना। ठीक है। देखेंगे कालीबंगा हल चलाने। ठीक है ना, कालीबंगा को देखा गया था। कालीबंगा राजस्थान में जो पड़ता है, हल चलाने के परिणाम और अग्नि बेदी, हल चलाने का परिणाम मिला वहाँ पे और अग्नि बेदियाँ मिली वहाँ से। ठीक है ना। लोथल गुजरात से हमें क्या मिला है, तो प्राचीन बंदरगाह, गोदाम और व्यापारियों का संरक्षण। यानी कि इससे समझा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो रहे होंगे वो अपना व्यापार करते थे। ठीक है ना, लोथल से करते थे, राजस्थान कालीबंगा से, और वो लोग व्यापारी के रूप में ही वो दरअसल कार्य करते थे। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे व्यापार के ही अनुसार चलती थी। ठीक है। देखेंगे नगर योजना और निर्माण समझेंगे तो नगर दो भागों में बटे होते थे। ठीक है। ऊंचा भाग किला, ठीक है ना, जो ऊंचा भाग होता था उसको किला बोला जाता था, और निचला भाग
आम जनता के लिए, मतलब ये कुलीन लोगों के लिए था। कुलीन यानी कि राजा कह सकते हैं, और आम जनता यानी कि जो एक समान की जनता थी उनके लिए, ठीक है। तो ऐसा नगर नियोजन प्रणाली था। सड़कों का निर्माण ग्रिड प्रणाली से हुआ था, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, आज के जैसे, ऐसे मान सकते हैं आप, आज के जैसे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हर घर में ईंटों का निर्माण, स्नानागार और नालियाँ मिलती है, जो, ठीक है ना, हर घर में ईंटों का निर्माण और नालियाँ मिलती है, जो देखेंगे कि मिलती है, जो एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली को दर्शाती है, एक सुव्यवस्थित जल प्रणाली निकासी को दर्शाती है। जैसे कि आज के हम परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, तो आज हम देखते हैं क्या करते हैं कि नाली बना देते हैं, और नाली बनाने के बाद क्या करते हैं कि ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं, ढक देते हैं। तो ठीक वैसे ही ज़रा ये सोचने वाली भी बात है कि 21वीं शताब्दी में उस टाइम के लोग कैसे इतने आधुनिक रहे होंगे। समझने वाली बात है यहाँ पे कि इतने उन लोगों के पास कि नालियों का भी व्यवस्था उन्होंने प्रॉपर किया था, स्नानागार भी बनवा लिया था, व्यापार की भी सुविधा संचालन थी वहाँ पे, बाट तौल माप तौल की भी प्रणाली का लेख मिला है वहाँ पे, ठीक है। पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, जो उस समय की तकनीकी उन्नति को दर्शाती है, ठीक है ना। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पेपर लेवल के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को ही देखकर ये बनाया गया है, ठीक है। समझेंगे धार्मिक ढांचा क्या रहा था वहाँ पे, मतलब धार्मिक रूप से क्या रहा था। तो धार्मिक रूप से देखेंगे तो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन उन लोगों का कैसा रहा होगा, ठीक है ना। यह था, लोग प्राकृतिक पूजा, वृक्ष पूजा और जननी देवी मात्र देवी की पूजा करते थे। आज भी हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, बरगद पेड़ का पूजा कर लेते हैं, ठीक है ना, तुलसी माता का पूजा कर लेते हैं, और भी कई पेड़ों को पूजने का हिंदू परंपरा में मान्यता है, जो कि समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वहीं से आया है आज के मतलब मॉडर्न युग में, ठीक है। मोहरों पर बनी मूर्तियाँ, मोहरों पर बनी मूर्तियाँ, पशुपति महादेव जैसे देवता की आकृति मिली है, ठीक है ना। त्रिमुखी योद्धमुख, मतलब तीन मुख था वो, ठीक है ना, तीन मुख वाले एक देवता मिले हैं, जिनको महादेव की मतलब महादेव माना गया है। समझ में आ रहा है ना, उनको महादेव की संज्ञा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो मृतकों के साथ कब्रों में वस्तुएं रखने की परंपरा पुनर्जन्म जीवन के बाद की मान्यता का संकेत, यानी कि जब कोई मर जाता था तो उसके साथ कुछ वस्तुएं रख दी जाती थी, ठीक है ना। जैसे कि रख दिया गया एक बकरा वकरा रख दिया गया, ताकि मतलब ये जाएंगे तो वहाँ पे खाएंगे, और पुनर्जन्म की संकल्पना भी वहीं से आज के आधुनिक युग में देखने को कहीं ना कहीं हमें मिलता है, ठीक है ना, कि पुनर्जन्म की वजह से आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, या फिर आने वाले कल में ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये परंपरा मौजूद थी धार्मिक रूप से, ठीक है ना। व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में हम अगर देखना चाहें इन लोगों का कि व्यापार और अर्थव्यवस्था इनका कैसा चलता था, तो कृषि, पशुपालन, कारीगरी और व्यापार इनकी मुख्य गतिविधियां थी, ठीक है। कृषि, पशुपालन, कारीगरी और व्यापार इनकी मुख्य गतिविधियां थी। लोथल जैसे बंदरगाह से मेसोपोटामिया तक व्यापार के परमार मिले हैं, सॉरी, ठीक है ना। आप समझ के देखिए, सोच के देखिए कि मेसोपोटामिया कहाँ है और लोथल कहाँ है, मतलब इतने लंबी दूरी तक इन्होंने मतलब व्यापार किया। सोचने वाली बात है ना। व्यापार करते थे उस युग में जहाँ पे नाव की भी साधन नहीं रही होगी, नाव का तो वैसे भी प्रमाण नहीं मिलता, सॉरी, समझ रहे हैं ना। इन्होंने ये लोग व्यापार अपना आदान प्रदान किया करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, और भी है इसमें, देखिए सॉरी, लोथल जैसे बंदरगाह से मेसोपोटामिया तक व्यापार के परमार मिलते हैं। तांबे, पत्थर, मिट्टी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, सीप आदि से वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है ना। ये सीप धातु है, वो सीप मत समझिएगा, ठीक है ना, वस्तुएं बनाई जाती थी। मोहरे और माप तोल की इकाइयाँ मिली है, मोहरे और माप तोल की इकाइयाँ मिली है। व्यवस्थित व्यापार प्रणाली का प्रमाण मिला है, व्यवस्थित व्यापार प्रणाली का प्रमाण मिला है, ठीक है ना।
तो ये सब ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही सिंधु घाटी सभ्यता का, दरअसल हम लोग अगर किसी संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी धार्मिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे, और आय आय कहाँ से वो लोग जनरेट करते थे उस व्यवस्था में पढ़ते थे। तो यदि आप किसी भी प्राचीन भारत का कोई भी सभ्यता के बारे में यदि जानकारी जुटा रहे हैं तो इन सब मुख्य बिंदुओं को अगर आप अपने माइंड में मेमोराइज करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सफलता के बहुत करीब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब मिला है। आगे देखेंगे लिपि। लिपि यानी कि लेखन। लेखन तो वैसे भी नहीं पता चल पाया, कोई पढ़ ही नहीं पाया। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। लिपि और भाषा के बारे में देखते हैं तो सिंधु लिपि चित्र लिपि जैसी है। चित्र लिपि मतलब उसपे चित्र, ठीक है ना। जैसे कि चित्र के बारे में मेंशन करना चाहूँ, बताना चाहूँ तो आप लोगों ने पेड़ा देखा होगा, एक थप्पा आता था लगाकर, वो पेड़ा बना देते थे, ठीक है ना। खाने के जो उपयोग में आते थे, कुछ ना कुछ निशान लिपि, ठीक है ना। चित्र लिपि जैसे कि गोला होगा, इस पर कुछ चित्र होंगे और ऐसी लिपि थी उनकी, सॉरी चित्रलिपि जैसी है। सिंधु लिपि चित्रलिपि जैसी है जो अभी तक पूर्णतः पढ़ी नहीं जा सकी है। सॉरी ये चित्रलिपि के बारे में बता रहा, मैं कॉइन के बारे में बता रहा, सॉरी। लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। आप क्या करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को लिखना है तो आप क्या करिएगा कि आप ऐसे लिखिएगा, जैसे कि सिंधु ही लिखना है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे ना सर, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या होती थी, यहाँ से बाएं से चला जाता था और ऐसे आया जाता था, यानी कि बाएं से लिखना शुरू होगा कुछ भी, ठीक है ना, और ऐसे आया जाएगा, मतलब ये इस तरफ भागेगा। हमारी देवनागरी जो है, इन लोगों की लिपि कैसे चलती थी, तो ऐसे बाएं से दाहिने, ठीक है। देखेंगे अब पतन का कारण इन लोगों का क्या रहा, क्यों ये इतनी अच्छी संस्कृति जो आधुनिक युग को टक्कर देती है, ठीक है ना, ये लुप्त क्यों हो गई। तो कई इतिहासकारों का मानना है और इसमें भी कुछ संभावनाएं हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ। संभावित कारण है, देखिए कारण ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है, संभावित यानी कि एक संभावना के रूप में मान लिया गया है कि ये कारण हो सकते थे, सॉरी हो सकते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन, ठीक है ना, जैसे कि सूखा या बाढ़ आ गया हो जिसकी वजह से वो संस्कृति समाप्त हो गई है। सरस्वती नदी का सूख जाना ये भी एक प्रमाण है। जैसे कि देखिए प्राचीन लोग में पुराने परंपराओं में आमतौर पे घर बनाने की जरूरत है, या फिर आज के भी मॉडर्न युग में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग नदी के किनारे ही घर बनाते हैं और आज भी बने हुए भी हैं, ठीक है ना। तो नदी का सूख जाना, जब नदी ही सूख गई तो व्यापार का आदान प्रदान या फिर उससे जो उत्पादन हो रहा है या फिर जो उससे खेत उत में काम वाम आ रहा है तो वो सब खत्म हो गया, तो धीरे धीरे इनका प्रवासन शायद हो गया होगा, ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। सरस्वती नदी का सूख जाना, बाहरी आक्रमण विशेष रूप से आर्यों से हालिया सॉरी हालांकि यह विवादित है, यह विवादित है, ठीक है ना। ये विवादित है कि मतलब आक्रमण तो हुआ होगा लेकिन विशेष रूप से आर्यों से विवादित है, ठीक है। कृषि उत्पादकता में गिरावट, जब अब कृषि ही नहीं रहेगी, उस टाइम का मुख्य व्यापार यही था कि भैया लेन देन करके अपना समाज को चलाना है, तो वहाँ पे जब कृषि ही खत्म हो जाएगी, जरा सोच कर देखिए, आपके ही पास खाने को कुछ ना रहे तो आप प्रवसन करेंगे, कहीं ना कहीं इधर से उधर निकलेंगे ताकि आप अपनी पूर्ति कर सकें, ठीक है ना। तो ये संभावित कारण है, माना जा सकता है। महत्व और योगदान ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी का पीसीएस में या फिर यूपीएससी में आंसर राइटिंग वो लिखना होगा ना, तो इस पॉइंट से यदि आप लिखेंगे तो परीक्षा को भी समझ में आएगा, ठीक है, और आप भी समझ पाएंगे कैसे आंसर राइटिंग होती है। तो इस प्रकार से भी आंसर राइटिंग अगर ऐसे कर रहे हैं तो नंबर आप बहुत अच्छा खासा लाएंगे। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता भारत की वैज्ञानिक सोच, नगर निर्माण, भारत की वैज्ञानिक, यहाँ पे देखेंगे वैज्ञानिक सोच, नगर निर्माण, साफ सफाई और सामाजिक संगठन का पहला उदाहरण है, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसकी नगर योजना और स्वच्छता प्रणाली आज भी प्रेरणा देती है। सही बात है, कहीं ना कहीं तो वहीं से तो हम लोग स्विमिंग पूल बना लेना, अन्नाघर बना लेना कि कहाँ पे अनाज रखा जाएगा, ठीक है ना, ये सब, और पक्की ईंटों का निर्माण, ये सब बहुत लगभग दिखाई देता है, ठीक है ना। देखेंगे यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन वैभव की प्रतीक है, ठीक है ना, प्राचीन वैभव की
प्रतीक है। निष्कर्ष देखेंगे हम इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता केवल प्राचीन ईंटों का ढेर नहीं बल्कि एक विकसित और सांस्कृतिक समाज का प्रमाण है। इस सभ्यता ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी, भारतीय संस्कृति की नींव रखी है और आज हम भी हमारे लिए गौरव का विषय है। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही टॉपिक से भरा वीडियो लाता रहूँगा और शॉर्ट ही लाता रहूँगा, छोटा ही लाता रहूँगा, ताकि आप जल्दी से समझ पाएँ और वन डे पीसीएस या फिर यूपीएससी को एग्जाम आप क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।